श्रोताओं, मैं डायरेक्टर रेडियो मुकेश गंभीर आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके सम्मुख पेश हुआ हूँ जो नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं उन पर भी अपनी शार्प ऑब्जर्वेशंस रखते हैं। मिस्टर शाश्वत अनंत जो आजकल यूके में स्थित हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं आपका खैर मकदम करते हुए, आपका स्वागत करते हुए आज अपने श्रोताओं के सम्मुख आपको पेश कर रहा हूँ, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, देखिए कहाँ ऐसी संभावनाएं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन या 10 दिन में रशिया यूक्रेन को जीतकर आराम से बैठ जाएगा, और कहाँ अब 6 मास का समय गुजर चुका है और चारों तरफ इस बात की हाहाकार मच रही है कि इस युद्ध का भले ही प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन और रशिया पर असर पड़ रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी जो है वो इससे हिली हुई है। तो शाश्वत जी, आप बताने का प्रयास करें कि आप इस स्थिति को कैसे रिव्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। पहले मैं आपका रियली अप्रिशिएट कि आपने मौका दिया और हम श्रोताओं के सामने अपने विचार रख पाए। तो यूक्रेन और रशिया का जो इसको युद्ध नहीं कहना चाहिए, इसको इट्स मोर लाइक अ स्वायत्तता, और इट्स मोर लाइक अ डोमिनेंस, रशिया का डोमिनेंस ओवर सोवियत, अगर हम ऐसे बोलें, सोवियत जिनका अब टूट गए थे 1990 में गोर्बाचोव जी के नेतृत्व में, उसके ऊपर कंट्रोल करने का जो चेष्टा रही वो एक युद्ध का नाम ले पुनः कंट्रोल करने, पुनः कंट्रोल। और अगर थोड़ा सा इतिहास में अगर हम झांक के देखें तो कोल्ड वार जो वर्ल्ड वार 2 के बाद, यूएन के बनने के बाद, जो क्योंकि हॉट वार तो एक्चुअल वार्स तो हो नहीं पा रहे थे, तो एक कोल्ड वार शुरू हो गया बिटवीन ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में रशिया के और कम्युनिस्ट पार्ट जो कंट्रीज थे जैसे कोरिया, चाइना और रशिया, और दूसरी तरफ वेस्ट कंट्रीज जो थे जो डेमोक्रेसी पे थे, इनमें युद्ध छिड़ा कौन कितने ज्यादा आर्सनल्स और वार और न्यूक्लियर वेपन्स और स्पेस के ऊपर कंट्रोल करता है, कौन इस रेस में आगे रहता है। तो इस रेस के चलते एक दोनों में एक कोल्ड वार की स्थिति ईस्ट और वेस्ट में पैदा हो गई थी। अब धीरे धीरे, क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा गैस के और तेल के रिजर्व्स हैं वो साइबेरियन बेल्ट के अंदर पड़े हुए हैं। और पूरी दुनिया में यूरोपियन जो कंट्रीज होते हैं उनको गर्म रखने के लिए, स्पेशली नवंबर से लेके मार्च महीने में, इन कंट्रीज में लोग अपने आप को, अपने घरों को गर्म रखने के लिए इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। और वो पाइपलाइन सारी रशिया या अर्स्टवाइल यूएसएसआर से आया करती थी। और यूक्रेन के अंदर इनका जंक्शन होता है जहां पर प्राइवेट पार्टीज इसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। लेकिन इस कोल्ड वार में धीरे धीरे जो वेस्टर्नर्स थे उन्होंने यूक्रेन, अजरबैजान, तजाकिस्तान, इन कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू कर दिया ताकि वो रशिया से दूर होना शुरू कर दें, जो कि रशिया को बात बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि ये देखा जाए तो इन लोगों की कल्चरली एक ही हायरार्की और एक ही पेडिग्री रही है। तो उस चक्कर में जो पुतिन साहब थे उन्होंने यूक्रेन को वापस बुलाने की कोशिश की, मगर वो कोशिशें काफी नाकाम हो गई और जिस कारण से ये एस्केलेट हो गया इस वार की। शाश्वत जी, ये बताइए कि जो नाटो द्वारा यूक्रेन की मदद करने की बात की गई, या दूसरे शब्दों में यूक्रेन ने जब नाटो नेशंस के नजदीक आने का प्रयास किया, तो डिडंट इट प्रूव टू बी द इमीडिएट इरिटेंट कॉज फॉर रशिया टू हैव दिस पर्टिकुलर वॉर ऑन देम? देखिए सर, इससे ज़्यादा
अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड, जो आपने बात कही सिंप्लीफाइड तरीके से बोलूं, अगर मियाँ बीवी की लड़ाई में कोई पड़ोस का आदमी आके इंटरवेंट करे तो सबसे ज्यादा जो मियाँ होता है उसको दर्द ज्यादा होता है। Exactly. घर के मामले में बाहर का इन हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस क्यों हुई, और जैसे आपने नाटो बोला, ये इस समय पड़ोसी का रोल उसने प्ले किया। उन्होंने यूक्रेन को आश्वस्त किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस वार को आगे बढ़ाओ। मगर और धीरे धीरे उन्होंने किया भी कैसे, उन्होंने ऑयल को, रशिया से ऑयल लेने से मना कर दिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे वार और बढ़ता गया, नेटो को लगा कि अपनी उंगलियां जलाने से अच्छा है इससे थोड़ा सा मध्यस्थता रखी जाए, थोड़ा सा बाहर रहा जाए। और इस चक्कर में उन्होंने, रशिया ने धीरे धीरे, उनको लगा कि यूक्रेन का तो मामला ठीक है, लेकिन उसने नाटो और यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री से बदला लेने के लिए अपनी जो ऑयल सप्लाई थी उसके दाम भी बढ़ा दिए उन लोगों के लिए। तो इट्स लाइक अ डबल वैमी नाउ। एक तो यूक्रेन भी उनके हाथ से निकल गया जो चीप उनको गैस देता था, और रशिया ने भी जो सप्लाई थी उसको बढ़ा दी। तो एट द एंड ऑफ द डे जो हमेशा पिसता है धुन में, वो इन कंट्रीज के डेवलप, जो वेस्ट कंट्रीज के जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो जनता है, बड़ी बड़ी तेल कंपनियां, बिजली कंपनियां तो मुनाफा कमा ही लेती हैं, मगर ये लोग जो है वहां पे आम आदमी वहां पिसने लग गया। तो ये नाटो का जो पोजीशन थी चेंज, इट हैज रिजल्टेड और एस्केलेटेड इनटू ऑयल प्राइस हाइक। और इसमें एक छोटा सा मैं तथ्य रखना चाहूंगा, इंडिया का इस पूरे इक्वेशन में रोल क्या रहा। इंडिया शुरू में कभी बीच में नहीं आया। जब 6 महीने पहले उसको वेस्टर्नर्स ने कहा कि आप हमारे साथ रहिए, साइन कीजिए और इस युद्ध का विरोध कीजिए, इंडिया ने कहा हमारे पास अपने मसले इतने हैं, हम इस बार में नहीं पढ़ना चाहते। इस कारण से इंडिया, वो जब ऑयल प्राइसेस को मना कर दिया गया यूरोप द्वारा, तो बहुत सारा स्टॉक इन कंपनीज का, जो अब रशियन कंपनीज, यूक्रेन कंपनीज का स्टॉक जो था, वो समुंदर के अंदर खड़ा रह गया, कोई उनको बेचने खरीदने वाला नहीं था। इंडिया ने फॉरवर्ड्स लेके वो सारा तेल स्टॉक्स जो था अपने पास और गैस के रिजर्व्स अपने लिए बुक कर लिए। और आज की तारीख में 25,000 करोड़ रुपए हमने सेव किए, बिकॉज उस समय उनकी कम प्राइसेस पे जो हमने खरीद लिए, आज उसकी दाम बाजार में 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा बिक रहा है। तो इंडिया ने, मैं तो कहूंगा कि जिस मैच्योरिटी के साथ पूरी पिक्चर में अपना रोल प्ले किया, और वाइजली तटस्थ रह के भी उन्होंने अपने हितों को पहले आगे रखा, विच इज सिक्योरिंग द लार्ज पोर्शन ऑफ गैस एंड ऑयल, ये सराहनीय है। मोदी जी की इस मामले में काफी एप्रिसिएशन रही कि बड़ी निर्भीकता के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम दोनों में से किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे और तटस्थ रहकर हम अपनी नीति को आगे प्रोपोगेट करेंगे। तो ये तो आपने शाश्वत जी हमें इस वॉर की थोड़ी बैकग्राउंड को हाईलाइट करके बताया। अब आने वाले समय में, प्रेजेंट सिनेरियो में, आप इस युद्ध का आगे का स्वरूप क्या देखते हैं? क्योंकि रशिया भी पीछे नहीं हट रहा, यूक्रेन भी, चाहे नुकसान के अगर हम बात करें तो यूक्रेन को काफी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन जिस शौर्य के साथ वो लड़ रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आपस में दोनों देशों के बीच में कोई ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला है कि दूसरा उसको काबू कर लेगा और फिर ये वॉर बंद हो जाएगा। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो दोनों कंट्रीज हैं, दोनों की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पेडिग्री एक है। इन लोगों की जो सोच है और जो अपने सोवियत को लेके गर्व अभिमान है, वो बहुत हाई डिग्री है। तो रशिया अपने एक छोटे से बच्चा है, यूक्रेन उसके लिए एक बच्चा था, उसको कभी वो बाहर जाने नहीं देगा। लेकिन यूक्रेनियन भी अपनी स्वायत्तता के लिए जिस तरीके से दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल, राइट, वहाँ पे जो लोग हैं, आम लोगों ने भी बंदूकें उठा ली अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, राइट। द ओनली वे आई फोरसी इज, बाहर के देश कोई इसमें अब हाथ नहीं डालना चाहेगा, बिकॉज इट मे रिजल्ट इन न्यूक्लियर kind of a trigger point if Russia is provoked any further. So दोनों कंट्रीज को, और इसीलिए कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले अमेरिकी सुपरस्टार्स जो फिल्मों के वहाँ पे जो अपील है, जिनकी बड़ी पॉजिटिव अपील है, वो लोग वहाँ पे थे। तो इसको किसी तरीके से सॉफ्टली अगर मैनेज किया जाए और डी एस्केलेट किया जाए, एटलीस्ट न्यूक्लियर
डेटरेंट कुछ लाया जाए तो वो पहला प्रयास रहेगा जो कि कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन दोनों कंट्रीज को अकेला छोड़ देना चाहिए, रादर देन नाटो का इंटरवेंशन यूक्रेन की साइड या कम्युनिस्ट को रशिया का सपोर्ट देने की दिखाने के बजाय, ध्रुवीकरण करने के बजाय, इस युद्ध का पोलराइज करने के बजाय हमें इनको दोनों कंट्रीज के साथ अकेला इन दोनों को छोड़ देना चाहिए एंड दे विल सॉर्ट देयर डिफरेंसेस एमिकेबली। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड रादर देन इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच। शैशव जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अमेरिका इस स्थिति में आने ही नहीं देता? वो तो, उसकी स्थिति तो एक वकील की तरह है कि अगर दोनों साइड के मुवक्किल आपस में समझौता कर लेंगे तो वकीलों को ये लगता है भाई हमारा बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो अमेरिका तो इस स्थिति में आने ही नहीं देता उनको, वो कभी इधर से नाटोज को और कभी और कंट्रीज को इस बात के लिए उकसाता रहता है। तो आपको लगता है कि इस गेम में, इस रेस में अमेरिका पीछे हटेगा क्या? देखिए, $1 मिलियन का सवाल है। यस। कुछ समय पहले, और हम सब जानते हैं यूएस के अंदर भी अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पे नई लीडरशिप आई है, राइट? और कई सवाल उठ रहे हैं कि जो लीडरशिप है यूएस की, इज इट रियली हैज दोस काइंड ऑफ टूथ व्हिच अर्लियर लीडरशिप हैड? ये सवाल भी बहुत ऊपर निखर के आया है। यूएस का प्रत्यक्ष रूप से किसी भी कंट्री के साथ खड़ा होना ना खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। रादर देन यूक्रेन और रशिया जाने के, उनके वहाँ के जो स्टेट है, फॉरेन सेक्रेटरीज जो हैं, वो ताइवान और चाइना के अंदर जाके अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। सो मुझे कभी कभी लगता है कि ये दो बंदरों के बीच में जो लोमड़ी वाला मिसाल है, बहुत आइडियल क्लासिक केस है। और समहाउ यही पुतिन साहब को कहीं ना कहीं खटक गया कि आगे तो वो आए जब लड़ाई होनी थी, उनको लगा कि हफ्ता 10 दिन लड़ाई युद्ध होगा और चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मगर इतना लंबा खींचेगा। इसके बाद अगर अमेरिका इस चीज को कंटिन्यू करता है तो मेरे ख्याल से अमेरिका के भी रिसोर्सेज जिस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं और नाटो और इवन यूरोपियन कंट्रीज के भी, मुझे नहीं लगता कि उनको, वो इतने नाइव हैं कि वो इस चीज का सपोर्ट कंटिन्यू करने की बेवकूफ़ी, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, आगे करना चाहेंगे। उनका भी यही समय प्रयास है कि किसी तरह से न्यूक्लियर डीएस्केलेशन हो पहले तो, ताकि, क्योंकि न्यूक्लियर अगर डीएस्केलेशन होता है तो उससे पूरी दुनिया को खतरा है, बिल्कुल, ना कि इस रीजन को। तो वो उनका सबसे पहला प्रयास है। और दूसरा प्रयास वहाँ की जो लोकल जनता है इन कंट्रीज की, जो गर्म, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, नवंबर महीने में इनको गैस गर्म करने के लिए गैस चाहिए। अगर वो गैस, और अभी देखिए यूके के अंदर भी जो इलेक्शंस हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो सबसे बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर था इलेक्ट्रिक और गैस प्राइस के ऊपर। वहाँ पे कंपनियों को ब्रिटिश गैस हो या साउथ सदर्न एनर्जी गैस हो या क्लेम्स गैस हो, उन सबको प्राइस सीलिंग दे दी गई है सरकार द्वारा कि आप लोगों को इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो ये कौन देगा उस हाई गैस के प्राइस? सरकार देगी। तो सरकार भी बहुत ब्लीड कर रही है इस वार से। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का हल जल्द से जल्द, अब दूसरी तरीके से जो नेता हैं वो लोग सोच रहे हैं डेवलप कंट्रीज के, कि टेबल पे बैठा जाए, बात की जाए, रादर देन पक्षपात के कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। वो अप्रोच हैज फेल्ड ओवर द लास्ट। ये मेरे तो शैशव जी, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से सारी स्थिति को स्पष्ट किया। चलते चलते आपसे एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि इस सारी अप्रोच में जो ये दोनों कंट्रीज का स्ट्रगल रहा, वॉर रहा, इसमें जो हिंदुस्तान ने व्यू पॉइंट रखा है, मैं समझता हूँ हम अपने मुल्क में तो इसको अप्रिशिएट कर ही रहे हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड भी इसकी बहुत अप्रिशिएशन रही है। और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट हमें अपनी लीडरशिप को देना चाहिए, जिन्होंने हिम्मत रखते हुए किसी साइड में उन्होंने झुकाव नहीं रखा और अपनी जो पंचशील वाली पुरानी पॉलिसी थी कि हम शांति चाहते हैं और अंततः रिजल्ट भी जो है वो आपस में टेबल पे अक्रॉस दी टेबल ही मिलता है। इस तरह से युद्ध करने से सिवाय जन मन हानि के और कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके बारे में आप अंतिम शब्दों में अपनी बात कहें।
सर आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका जिस्ट निकाला। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ जी। कि इसको और शब्दों में बेटर डालने के। इंडिया ने इस सिचुएशन में पिछले 6 महीने में अपने आप को ऐसे प्रूव किया, इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर परमानेंट ना होते हुए भी यस, किस तरीके से उन्होंने इन बड़े बिग बॉयज, राइट, रशिया हो, यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, जापान हो, Yes. इन बिग बॉयज को एक एग्जाम्पल दिखाया है एग्जैक्टली कि दोस्तों दुनिया में किसी के साथ आप तटस्थ रह के भी कैसे एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं कंट्रीज यस के बीच में। यस, इंडिया के ऊपर दबाव डाला गया सर, हाँ वेस्टर्नर्स ने दबाव डाला कि आप रशिया के अगेंस्ट यूएन में जाकर कंप्लेंट दायर कीजिए जैसे हम कर रहे हैं। Yes. मगर इंडिया ने उस पर साफ नकार दिया। इंडिया ने कहा हमारे रशिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे और हैं। हम चाहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज बैठ के आपस में करें। और इंडिया का रोल यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने का भी Yes. ग्लोबल लेवल के ऊपर। हाँ। मेरे को बस एक छोटा सा हमेशा दिल में रहता है कि जिस तरीके से दुनिया ने इंडिया का लोहा माना इस पूरे एपिसोड में, Yes. हम हिंदुस्तानियों को इस पे दुगना गर्व होना चाहिए कि हमने किस तरीके से डिफरेंस पैदा किया। हाँ इवन ना होते हुए भी एट दैट पोजीशन, एट दैट लेवल ऑफ प्लेस वेयर वी कुड रियली मेक दैट डिफरेंस, वी हैव मेड इवन बिगर डिफरेंस। यस यस, And we have shown the world Yeah. how things should be Yes. run, driven amicably and in true, in honest and transparent spirit. Yes. This was the role of India as per me over the last 5 to 6 months. यस। शाश्वत जी, आपकी ये बात सुन के मुझे एक अशार याद हो आया कि हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं और हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल देते हैं उधर है रास्ता अपना। तो हिंदुस्तान ने अपने हुनर को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को, इंडिविजुअलिटी को इस तरह से एस्टेब्लिश करके दिखाया है कि आज पूरा वर्ल्ड इसको सल्यूट कर रहा है और इसकी सत्ता को स्वीकार कर रहा है। इन शब्दों के साथ श्रोताओं, हम शाश्वत जी का पुनः बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी डेप्थ और ऑब्जर्वेशंस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस समय का सबसे अहम मुद्दा चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के वार को लेकर, हमें वो स्थिति स्पष्ट की। आपका पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।